हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है वैभव गुप्ता और मैं आपके साथ पिछले कई दिनों से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के क्वेश्चंस और चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। इनमें हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपने चैप्टर को डिस्कस करने का काम करते हैं, जिससे कि हम आने वाली परीक्षाओं में बेहतर परफॉर्म कर सकें। चाहे वो आने वाली बोर्ड की परीक्षा हो जो 22 तारीख को होने वाली है पॉलिटिकल साइंस, या फिर 1 अप्रैल को होने वाली हिस्ट्री का एग्जाम हो। क्वेश्चंस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिनका उपयोग आप आगामी सीयूटी एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, और इन क्वेश्चन आंसर की व्याख्या के आधार पर, इनकी एक्सप्लेनेशन के आधार पर मैं पूरा चैप्टर कवर करने का काम करता हूं। ऐसी आशा है कि आपने पिछली सारी क्लासेस मेरी देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने इनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। वो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पूरी सीरीज को देख सकते हैं और व्यवस्थित आपकी पकड़ हो जाएगी। आज हम फर्स्ट बुक का कंटेम्परेरी वर्ल्ड वाली जो बुक है उसका पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। हम बात करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि दो ध्रुवीयता के अंत से हम क्या समझते हैं, किस तरह से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, और उस पूरे चैप्टर को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज प्लानिंग थी कि 2 चैप्टर में कराऊंगा, लेकिन चैप्टर काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको भी देखने में बोर होने लग जाएगा। इसलिए आज एक चैप्टर, अगर आप लोगों का साथ रहा तो मतलब आज की क्लास में ही दोनों करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर हम अगली क्लास में उसको कर लेंगे। तो बिना देरी किए हुए कॉपी पेन लेकर बैठिए, की नोट्स बनाते रहिए और अपने चैप्टर को मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, आज मैंने एक तरीके से समझा है। पहले आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, 10 क्वेश्चंस। उसके बाद पहले चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा आज अलग तरीका मैंने अपनाया है, उसी तरीके पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या है, दो ध्रुवीयता के अंत का तात्पर्य है। आपसे पूछा है कि दो ध्रुवीयता के अंत का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है, यानी कि बायपोलर का मतलब क्या है। एक बात आपको समझाता हूं। बायपोलर मतलब, बाय मतलब दो और पोलर मतलब दो पावर्स। आपको पता होना चाहिए 1945 से लेकर 1991 तक पूरा विश्व 2 ग्रुप में डिवाइड था। एक ग्रुप जिसे मैं और आप कहते थे यूएसए, और दूसरा ग्रुप जिसे मैं और आप कहते थे यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। पूरे वर्ल्ड को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। एक यूएसए यानी कि ये पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। तो वहीं सोवियत यूनियन क्या मानता था, सोशलिज्म यानी कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, साम्यवाद की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। और इनके बीच में पावर को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर, रिसोर्सेज को कैप्चर करने को लेकर, वर्ल्ड के देशों के बीच में कंट्रोल करने को लेकर एक अच्छा खासा तनाव देखने को मिला। और इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसी को क्या बोला गया, बायपोलर या दो ध्रुवीयता कहा गया। और इनके बीच में जो तनातनी हुई, इनके बीच में जो तनाव हुआ, उस तनावपूर्ण स्थिति को क्या नाम दिया गया, शीत युद्ध का नाम दिया गया। तो आपको याद रखना है किसके बारे में बात कर रहा हूं, दो ध्रुवीयता। अब आपसे पूछा है कि दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है, तो आप बताओगे सोवियत संघ का पतन और शीत युद्ध का अंत, दुनिया में कई शक्तियों का उभरना, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, या इनमें बी और सी। यानी कि दो ध्रुवीयता के अंत का मतलब क्या है। तो दो ध्रुवीयता के अंत का मतलब है सोवियत संघ का पतन और शीत युद्ध का अंत हो गया था। क्या सही बात है, सोवियत संघ का पतन और शीत युद्ध का अंत हो गया था, पहला। दूसरा, दुनिया में कई शक्तियों का उभरना, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। यानी कि दो ध्रुवीयता के अंत का तात्पर्य था, अब ध्यान से सुनो, दो ध्रुवीयता के अंत का मतलब क्या था, दुनिया में कई शक्तियां उभर कर आई। बिल्कुल सही बात है, अमेरिका, फिर आपका रसिया, फिर आपका जापान, जर्मनी, वैसी बहुत सारी पावर्स देखने को मिली। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, बिल्कुल सही बात है। यानी कि पावर जरूर इमर्ज हुई, लेकिन संपूर्ण व्यवस्था को चलाने का काम अमेरिका के द्वारा किया जाने लगा और पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो गया। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। याद रहेगा दो ध्रुवीयता का मतलब क्या था और दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ। तो 1991 में आपको याद रखना है सोवियत यूनियन टूट गया, और जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद संपूर्ण विश्व में एकमात्र पावर बची जिसे मैं और आप यूएसए के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? यूएसए के नाम से जानते हैं। और इस तरह से क्या देखने को मिला? दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। अभी चैप्टर के माध्यम से आगे समझाऊंगा, अभी पहले क्वेश्चन समझ लो। आगे क्वेश्चन पे आइए। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी रेफर्स टू इमरजेंस ऑफ मल्टीपल पावर, बिल्कुल सही बात है। और राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी सही बात है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। किस घटना ने शीत युद्ध के औपचारिक अंत को चिन्हित किया? यानी कि कौन सी घटना थी जिसने कोल्ड वॉर की समाप्ति को इंगित कर दिया? आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हेलेसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर, ऑप्शन बी सोवियत संघ का विघटन, ऑप्शन सी बर्लिन की दीवार का गिरना, ऑप्शन डी क्यूबा मिसाइल संकट। कौन सी घटना ने किस घटना ने शीत युद्ध के औपचारिक समाप्ति की घोषणा की? जरा बताइए क्या होगा इसका आंसर, तब फिर मैं आपको इसका आंसर देने का काम करता हूं। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। चलिए एक एक करके अपन बात करते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हो गया था। लेकिन पूछा है कौन सी घटना ने शीत युद्ध की समाप्ति की। अब कहने को शीत युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद आपको पता है सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये तो आप जानते हो, लेकिन घटना पूछ रहा है। बर्लिन की दीवार का गिरना 1989, यही घटना है। 1989 में जर्मनी की आम जनता के द्वारा जर्मनी के बीचों बीच में जो दीवार बनाई गई थी, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं, आम जनता ने इस दीवार को तोड़ दिया। और जैसे ही इस आम दीवार को तोड़ा गया, वैसे ही कहा जाने लगा कि शीत युद्ध का खात्मा हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद बात आती है क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1962 में, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट देखने को मिला। क्यूबा को लेकर किस तरह से अमेरिका और उसके बीच में, सोवियत यूनियन के बीच में तनाव हुआ, तो इसको क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। अब आपको बात समझ में आनी चाहिए, सर शीत युद्ध क्या होता है? जरा ध्यान से सुनिएगा। शीत युद्ध का मतलब सोवियत यूनियन तथा अमेरिका के बीच में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति जिसमें यह प्रतीत होने लगता था कि ये कभी भी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन को शीत युद्ध का नाम दिया गया। इसके अलावा सोवियत यूनियन और अमेरिका के जो अलाय कंट्री थे, उनके बीच में जो तनाव बनता था, वहां पर अमेरिका और सोवियत यूनियन उनको हेल्प करने पहुंच जाते थे। जैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को रूस सोवियत यूनियन हेल्प कर रहा था, साउथ कोरिया को अमेरिका हेल्प कर रहा था। तो यहां पर ये तनावपूर्ण जो स्थिति बनती थी, इसी तनावपूर्ण स्थिति को क्या बेनार्ड बरूच नाम के व्यक्ति ने शीत युद्ध की संज्ञा दी। और ये शीत युद्ध कब से कब तक चला? तो 1945 से लेकर 1991 तक ये शीत युद्ध चला। किसके बीच में? यूएसए और आपको याद रखना है यूएसएसआर के बीच में ये तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। और इसी तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना गया। याद रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है? बर्लिन की दीवार का गिरना, जो 1989 में जनता के द्वारा गिराई गई थी। विच इवेंट मार्क द फॉर्मल एंड ऑफ द कोल्ड वॉर? योर आंसर इज, आंसर है द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉर। बर्लिन वॉर को गिराना कब गिराई गई थी? 1989 में। अच्छा बताइए कब बनाई गई थी? ये आपका आंसर है। अब बताइए कब बनाई गई थी? क्वेश्चन है आपका। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में द्विध्रुवीयता शब्द का अर्थ क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दो ध्रुवीयता का शब्द का अर्थ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर दिया था। क्या होगा? एक विश्व व्यवस्था जहां दो महाशक्तियों ने वैश्विक मामलों पर हावी हो, कई वैश्विक शक्तियों का उदय। एक ऐसी दुनिया जहां एक ही महाशक्ति का प्रभुत्व हो, दोनों महाशक्तियों का पतन हो। बताइए जरा क्या है दो ध्रुवीयता का? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए जरा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या? एक विश्व व्यवस्था जहां दो महाशक्तियां वैश्विक मामलों पर हावी हों, अंतरराष्ट्रीय मामलों में जहां दो पावर्स का रोल देखने को मिले, दो पावर्स की भूमिका देखने को मिले, उसी को क्या बोलोगे? उसी को दो ध्रुवीयता कहा जाएगा। 1945 से लेकर 1991 के बीच में संपूर्ण विश्व दो भागों में डिवाइड था। एक भाग का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे भाग का नेतृत्व सोवियत यूनियन कर रहा था, और इसी व्यवस्था को दो ध्रुवीयता के नाम से जाना गया। याद रहेगा? चलिए आगे आइए। तो क्वेश्चन आपको पता लग गया क्या होगा इसका? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द टर्म बाइपोलैरिटी मींस द वर्ल्ड ऑर्डर वेयर टू सुपर पावर्स डोमिनेट द ग्लोबल अफेयर्स। इसको बोलते हैं बाइपोलैरिटी। अगला, ग्लासनोस्ट की नीति किस सोवियत नेता के द्वारा शुरू की गई थी? बताइए जरा, ग्लासनोस्ट की नीति किस सोवियत नेता के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए निकिता खुश्चेव के द्वारा शुरू की गई थी क्या? ऑप्शन बी मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन सी लियोनिद ब्रेजनेव के द्वारा शुरू की गई थी? या ऑप्शन डी जोसेफ स्टालिन के द्वारा शुरू की गई थी? किस नेता के द्वारा ग्लासनोस्ट की नीति शुरू की गई थी? जरा बताइए आप लोग जल्दी से, फिर मैं एक एक करके चीजें आपको समझाता हूं।
ग्लासनोस्ट की नीति किस नेता के द्वारा शुरू की गई थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिए जरा। निकिता क्रुश्चेव के समय जो सबसे बड़ी घटना हुई वो क्या हुई? 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट, मिसाइल संकट आपको याद रखना है। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के नेता बने और ये सोवियत संघ के अंतिम नेता भी थे, आपको याद रखना है। सोवियत संघ के नेता बने और जब ये सोवियत संघ के नेता बने उस समय सोवियत संघ कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा था। आंतरिक स्तर पर बहुत ज्यादा अशांति देखने को मिल रही थी, तनाव देखने को मिल रहा था, जगह जगह गृहयुद्ध की सिचुएशन बनी हुई थी, चीजें काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रही थी, काफी तनाव देखने को मिल रहा था। ओवरऑल सोवियत यूनियन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। तो वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देश तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे में मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि वो सोवियत संघ में रिफॉर्म करेंगे और ये रिफॉर्म लाने के लिए उन्होंने दो बातें बताई, एक ग्लासनोस्ट और दूसरा पेरेस्ट्राइका। ग्लासनोस्ट का मतलब यहां पर क्या है और पेरेस्ट्राइका का मतलब क्या है? रूसी भाषा के शब्द हैं। ग्लासनोस्ट मींस ओपननेस, खुलापन, और पेरेस्ट्राइका का मींस पुनः संरचना, फिर से दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना। ये दो नीतियां गोर्बाचेव के द्वारा लाई गई, मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लाई गई। इन दोनों नीतियों के तहत यह डिसाइड हुआ कि सोवियत यूनियन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारेगा और देश में लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? इन दोनों ही नीतियों का असर नकारात्मक देखने को मिला, जिसके चलते 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट कर दिया गया और इस तरह से मिखाइल गोर्बाचेव का और सोवियत यूनियन दोनों का ही पतन हो गया, उनकी नीतियों का। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में कि गोर्बाचेव तो सोवियत संघ का इलाज करना चाहते थे लेकिन उनकी नीतियों के परिणाम नकारात्मक देखने को मिले। तो बता दीजिएगा कि जब सोवियत संघ संकट के दौर में गुजर रहा था तो ऐसे में गोर्बाचेव के द्वारा कई सुधार किए गए लेकिन उसका असर नकारात्मक देखने को मिला था। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़े तो ग्लासनोस्ट का कौन लेकर आया? तो आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। द पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर है द पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द लीडर्स? योर आंसर इज मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लाया गया। अगला, एक ध्रुवीयता शब्द का अर्थ क्या है? बहुत आसान सा है, पता है। एक महाशक्ति जो विश्व मामलों पर प्रभुत्व रखती है, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने का काम करती है, उसको एक ध्रुवीयता बोलते हैं। 1991 में ऐसा देखने को मिला जब यूएसए के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था पर अपना कंट्रोल जमा लिया गया और इसको एक ध्रुवीयता के नाम से जाना गया। आसान सा है, ज्यादा पे इस पे काम टाइम नहीं देंगे। द टर्म यूनिपोलरिटी मैंने बता दिया आपको क्या था, कैसे था, समझा दिए। यूनिपोलरिटी का मतलब क्या होता है? द डोमिनेट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स बाय द सुपर पावर, वन सुपर पावर। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण क्या था? अब आपसे पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपसे आगामी बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि सोवियत संघ के पतन के कारण क्या थे, आखिर सोवियत संघ का फॉल डाउन कैसे हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से कारण थे। आर्थिक संकट देखेंगे, राजनीतिक अस्थिरता देखेंगे, शीत युद्ध के हथियारों की होड़ और ये सभी। जरा बताइए सोवियत संघ के पतन के लिए क्या कारण जिम्मेदार थे, फिर मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, सोवियत संघ 1917 में एक रूसी क्रांति हुई। इस रूसी क्रांति को, या रशियन रेवोल्यूशन को लीड करने का काम किया था व्लादिमीर लेनिन ने। लेनिन के द्वारा जार निकोलस के रूल को हटाकर साम्यवादी मॉडल के आधार पर रशिया को डिजाइन किया गया, जहां पर सभी प्रकार के संबंध अमेरिका से तोड़कर एक साम्यवादी मॉडल को अपनाने की बात की गई, जहां सभी प्रकार के संसाधनों पर सरकार का कंट्रोल होगा, सरकार संसाधनों का विभाजन करेगी और सिंगल पार्टी रूल होगा। इस व्यवस्था को सोवियत मॉडल या सोवियत प्रणाली के नाम से जाना गया। इस सोवियत प्रणाली 1917 से लेकर 1991 तक चलती रही, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ का फॉल डाउन हो गया। क्वेश्चन उठता है क्यों? तो सबसे पहला आर्थिक संकट हुआ। क्या था? सोवियत संघ के द्वारा अपने ज्यादातर संसाधन हथियारों की होड़ पर लगाए गए और हथियारों की होड़ पर संसाधनों को लगाने की वजह से उसकी इकोनॉमी लगातार स्टैग्नेंट होती गई, अर्थव्यवस्था रुकती चली गई, वीक होती चली गई, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता। सोवियत संघ के नेताओं के बीच में मतभेद, तनाव देखने को मिला। शीत युद्ध के कारण हथियारों पर होड़, गोर्बाचेव की नीतियों का नकारात्मक प्रभाव, 70 सालों से एक ही पार्टी का रूल जो जनता के प्रति बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी का रूल था।
सोवियत संघ की संस्थाओं में आंतरिक भ्रष्टाचार का बढ़ना। कहने को सोवियत संघ 15 देशों का समूह था, लेकिन उसके सारे निर्णय अकेला रूस लेता था, जिसके कारण बाकी देशों ने इसका विरोध करना शुरू किया। इन सारे कारणों के चलते 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, 1991 में सोवियत संघ का फॉल डाउन हो गया। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये कि सोवियत संघ के फॉल डाउन के क्या कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सभी। आज मैंने थोड़े से इजी क्वेश्चंस लिए हैं, कल मैं फिर दोबारा से अच्छी को हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकिन आज हम इजी करेंगे। व्हाट वाज द मेन कॉजेज, मैंने बता दिया क्या है। अगला क्वेश्चन, दो ध्रुवीयता के अंत के बाद कौन सा देश दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरा? इजी सा क्वेश्चन है कि आफ्टर एंड ऑफ बायोपोलैरिटी कौन सा देश सुपर पावर बनकर इमर्ज हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि यूएसए पावरफुल बनकर इमर्ज हुआ, यूएसए सुपर पावर बनकर इमर्ज हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, आसान से हैं। नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकप्रिय बनाया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अमेरिका के प्रेसिडेंट ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आइडिया दिया, नई विश्व व्यवस्था की आइडिया दिया? ऑप्शन ए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, ऑप्शन बी बिल क्लिंटन ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड रीगन ने, ऑप्शन डी बराक ओबामा ने। जल्दी बता दीजिए, किसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अवधारणा दी थी? किस राष्ट्रपति के द्वारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अवधारणा दी गई? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। चलिए मैं आप पक्का। तो नई विश्व व्यवस्था का आइडिया किसने दिया था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा नई विश्व व्यवस्था का आइडिया दिया गया जब 1991 में अमेरिका सुपर पावर बनकर इमर्ज हुआ और उसने वर्ल्ड अफेयर्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने क्या बोला? इसे नई विश्व व्यवस्था या नए वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से इसको नाम दिया। ये बात याद रखिए। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आइडिया किसने दिया? जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम था? यानी कि इनमें से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या देखने को मिला? ठीक है, बताइए जरा। लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रसार, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन, नाटो का उदय, उपरोक्त सभी। बताइए जरा, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद क्या देखने को मिला या शीत युद्ध के खत्म होने के बाद क्या देखने को मिला? तो देखिए, लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रचार ऐसा कुछ नहीं था, नाटो का उदय ऐसा कुछ नहीं था, डी भी नहीं था। तो क्या? पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन हो गया और इन पूर्वी यूरोप के देशों ने धीरे धीरे अपने आप को अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया और यहां पर रूस का इन्फ्लुएंस कम होता चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन हो गया। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन हो गया, ये बात याद रखिए। अब यहां पे पूछा है नाटो का उदय। नाटो जरा बताइए कब बना? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 में, याद करिए, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें साझे प्रिंसिपल में माना गया था कि नाटो के अगर किसी एक देश पर हमला किया जाता है तो वो हमला नाटो के सभी सदस्यों पर माना जाएगा, जिसका जवाब वो मिलकर देंगे। तो ये वही बात आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैंने बता दिया है, ये 2 बार टाइप हो गया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, बर्लिन की दीवार का गिरना इस बात का प्रतीक था? जरा बताइए, बर्लिन की दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक था? बहुत आसान सा है कि बर्लिन की गिरना एक तो शीत युद्ध के खत्म होने का प्रतीक था, दूसरा आपसे यहां पर पूछा है पूर्वी यूरोप पर सोवियत नियंत्रण का अंत, नाटो का उदय, इराक युद्ध की शुरुआत या जर्मनी का एकीकरण। बताइए जरा, बर्लिन की दीवार का गिरना किस चीज का प्रतीक था? जल्दी जल्दी लिखिए। तो आंसर क्या होगा? पूर्वी यूरोप पर सोवियत नियंत्रण का अंत। यानी कि बर्लिन की दीवार का गिरना का मतलब था कि पूर्वी यूरोप पर किसका नियंत्रण खत्म हो रहा है? तो पूर्वी यूरोप पर अमेरिका का, सोवियत यूनियन का नियंत्रण खत्म हो रहा है, यही इसका मतलब था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, आज मैंने एक नई पहल शुरू की है और वो नई पहल क्या है कि क्वेश्चन आंसर के बाद मैं इस चैप्टर को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें दी गई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर का नाम द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक में। देखो, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का मतलब क्या है पहले समझ लो, फिर मैं आपको चीजें बताता हूं। देखो, पहले अगर मैं बात करूं वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर।
अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड के ऑर्डर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सबसे पहले बाइपोलर, उसके बाद यूनिपोलर और उसके बाद मल्टीपोलर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाइपोलर की, तो 1945 से 1991 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद संपूर्ण विश्व पर 2 शक्तियों का राइज देखने को मिला। एक शक्ति का नाम है यूएसए और एक शक्ति का नाम है यूएसएसआर। इन्होंने पूरे विश्व की व्यवस्था को मैनेज करना शुरू कर दिया, इन्होंने पूरी विश्व की व्यवस्था को चलाना शुरू कर दिया, जिसे नाम क्या दिया गया? बाइपोलर व्यवस्था कहा गया, जिसे बाइपोलर के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? बाइपोलर व्यवस्था के नाम से जाना गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1991 में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया और सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद संपूर्ण विश्व में एक ही पावर बची और वो कौन सी थी? अमेरिका। और इस टाइम पीरियड को क्या बोला गया? यूनिपोलर। अब पिछले कुछ सालों में क्या देखने को मिल रहा है? यूनिपोलर के बाद पिछले कुछ सालों में क्या देखने को मिल रहा है कि विश्व के स्तर पर अब बहुत सारी शक्तियों का राइज होने लगा है और इन बहुत सारी शक्तियों ने अब विश्व की व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया। जैसे यूएसए अगर पावरफुल है ही, रसिया पावरफुल, चाइना, इंडिया, जापान, जर्मनी, इजराइल, ऐसी बहुत सारी शक्तियों का राइज हो रहा है। और इस जब बहुत सारी शक्तियां वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रही है तो इसको क्या बोलोगे? मल्टीपोलर। तो आपको और मुझे समझना है कि कैसे विश्व व्यवस्था राइज हुई और कैसे 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का खात्मा हुआ, एक एक करके समझेंगे। आपको समझ में बेसिक बातें आ गई होंगी। आइए जरा आगे। अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है? व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? आखिर सोवियत प्रणाली क्या थी? बड़ा आसान सा है, ध्यान से सुनिएगा। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। इस रशियन रेवोल्यूशन को लीड करने का काम किया था व्लादिमीर लेनिन ने। और व्लादिमीर लेनिन ने रूस में लंबे समय से चली आ रही राजशाही को सत्ता से बाहर कर दिया। जार निकोलस सेकंड को सत्ता से बाहर कर दिया गया। और जब सत्ता से बाहर कर दिया गया तो वहां पर एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ जिसे वे और आप सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब सोवियत प्रणाली क्या थी? इस प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले काम क्या हुआ कि अमेरिका के साथ सभी प्रकार के संबंधों को तोड़कर साम्यवादी मॉडल की व्यवस्था को अपनाया गया। दूसरा, सभी प्रकार के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तीसरा, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था एक ही पार्टी के इर्द गिर्द घूमेगी और उस पार्टी का नाम होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। किसी अपोजिशन को अलाउ नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। इस व्यवस्था को सोवियत प्रणाली के नाम से जाना गया, इसे सोवियत सिस्टम के नाम से जाना गया। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद रशिया ने अपने आसपास के सारे देशों को फांसीवादी ताकतों से आजाद करा लिया। फांसीवादी ताकतें मींस इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इनसे आजाद कराकर अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। और इस तरह से यह ग्रुप किस नाम से जाना गया? इस तरह से इस ग्रुप को सोवियत यूनियन या सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जाना गया। सोवियत यूनियन या इसे दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। उसके बाद क्या हुआ? अगला टॉपिक पूछा जाता है कि हाउ सोवियत यूनियन वाज बिकम सेकंड लार्जेस्ट पावर आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। आखिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन एक बड़ी पावर बनकर कैसे इमर्ज हुआ? तो आप आसानी से बता सकते हो कि सोवियत यूनियन के पास कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से, पहला, रिसोर्सेस, संसाधन बड़ी मात्रा में थे, जैसे मिनरल्स, आयरन, पेट्रोलियम, ये बड़ी मात्रा में थे। दूसरा, सोवियत यूनियन का बाजार जहां पिन से लेकर कार तक के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते थे। तीसरा, इन देशों में संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, आसानी से चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती थी। चौथा, सोवियत यूनियन की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। और पांचवा, सोवियत संघ के द्वारा अपने नागरिकों को बेसिक सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी सुविधाएं बहुत न्यूनतम दामों पर प्रदान कराई जाती थी। इन सारे कारणों के चलते सोवियत यूनियन एक बड़ी पावर बनकर इमर्ज हुआ, एक सुपर पावर बनकर इमर्ज हुआ, जिसे दूसरी दुनिया, सेकेंड वर्ल्ड, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर ऐसे नामों से जाना गया। दिमाग में रखिएगा ये सारी बातें सोवियत यूनियन के बारे में। अब आपको सोवियत प्रणाली समझ में आ गई, सोवियत यूनियन की पावर। अब सोवियत यूनियन की कुछ कमियां थी, कुछ सीमाएं में थी। पहला,
लोकतंत्र का अभाव तथा स्वतंत्रता का अभाव। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों के पास किसी प्रकार की कोई फ्रीडम नहीं थी। दूसरा, सोवियत संघ के द्वारा अपने अधिकतर संसाधन हथियारों की होड़ पर खर्च किए गए। तीसरा, कहने को सोवियत यूनियन 15 देशों का समूह था, लेकिन उसके सारे निर्णय कौन लेता था? उसके सारे निर्णय एकमात्र पावर रूस के द्वारा लिए जाते थे। इन सबसे क्या हुआ? एक तनावपूर्ण स्थिति क्रिएट होगी, जिसके कारण सोवियत प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा। वो प्रणाली जो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रही है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी यहां पे। अब देखो, अगला हमारा टॉपिक आता है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, यानी कि गोर्बाचेव तथा सोवियत यूनियन का पतन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के लीडर बने। कब? देखो जरा, 1985 में गोर्बाचेव आप कह सकते हो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट बने या लीडर बने, राष्ट्रपति बने आप कह सकते हो। जब ये राष्ट्रपति बने, उस समय सोवियत यूनियन बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था। आर्थिक पिछड़ापन, आंतरिक कलह, आंतरिक तनाव, लोकतंत्र की मांग, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना सोवियत यूनियन कर रहा था। तो ऐसे में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की स्थिति को सुधारने के लिए कई रिफॉर्म्स किए, और इनके रिफॉर्म्स को दो नाम से जाना जाता है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका। इसके तहत इन्होंने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अच्छे से करना शुरू किया। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के साथ रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश की, जिससे कि व्यापारिक गतिविधियां बढ़े और सोवियत यूनियन बिल्ड होना शुरू हो। दूसरा, इन्होंने अपने देश में लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा दिया गया। जैसे ही इन्होंने ये दो सुधार किए, इनके ऊपर आरोप लगा कि आप हमारे जो एनिमीज हैं, जो दुश्मन कंट्री हैं, उनको समर्थन दे रहे हो, जिसके कारण 1991 में इनके खिलाफ एक सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसमें सोवियत यूनियन और गोर्बाचेव का दोनों का पतन हो गया, और यहीं से सोवियत यूनियन का फॉल डाउन हो गया, सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। ये जो सैन्य तख्ता पलट हुआ था, इसका नेता कौन बना? बोरिस येल्त्सिन। और जैसे ही सोवियत यूनियन से रसिया और बाकी देश अलग हुए, तो रूस का पहला राष्ट्रपति भी कौन बने थे? बोरिस येल्त्सिन को ही रूस का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। हां जी, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? आखिर सोवियत यूनियन का पतन कैसे हुआ? ध्यान से सुनिएगा। वो पावर जो 1917 से 1991 तक पूरे वर्ल्ड को रूल करती रही, जिसने अमेरिका के नाक में दम करके रखा, जिसने पूरी विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने का काम किया, आखिर 1991 में ऐसा क्या हुआ वो पतन हो गया? ऐसा क्या हुआ फॉल डाउन हो गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 1991 तक आते आते सोवियत यूनियन में कई कमियां देखने को मिली। सबसे पहली, सोवियत यूनियन की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो इंटरनली वीक होने लगे थे, जिसके कारण ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों की एस्पिरेशंस को, लोगों की इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। पहला रीजन। दूसरा रीजन, सोवियत यूनियन कहने को 15 देशों का ग्रुप जरूर था, बट द मोस्ट ऑफ डिसीजन ऑफ सोवियत यूनियन वाज टेकन बाय द सिंगल पावर। और वो सिंगल पावर कौन है? रसिया। जिसकी वजह से बाकी देशों ने विरोध करना शुरू किया, इंटरनली विरोध बढ़ने लगा था। तीसरा रीजन क्या था? सोवियत यूनियन में लगातार 70 सालों से एक ही पार्टी का रूल, और एक ही पार्टी का रूल होने की वजह से, रूल कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया। एक ही पार्टी का रूल लगातार होने की वजह से यह पार्टी जनता के प्रति बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, जनता के लिए इन्होंने काम करना ही छोड़ दिया। तीसरा रीजन। चौथा रीजन, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ गोर्बाचेव रिफॉर्म पॉलिसी। याद करिए, गोर्बाचेव की रिफॉर्म पॉलिसी, जिन्हें ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका के नाम से जाना गया, ये दोनों पॉलिसी लेकर आए गोर्बाचेव, जिससे कि सोवियत यूनियन में रिफॉर्म किया जा सके। लेकिन इंपैक्ट क्या हुआ? नकारात्मक इंपैक्ट देखने को मिला, गलत प्रभाव देखने को मिला, जिसके कारण सोवियत यूनियन का फॉल डाउन हुआ। इसके अलावा इकोनॉमी का स्टैग्नेंट हो जाना, इकोनॉमी का रुक जाना। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी बिल्कुल रुक गई थी। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन ने अपने ज्यादातर संसाधन हथियारों की होड़ पर लगा दिए थे, और हथियारों की होड़ पर लगाने की वजह से उसकी इकोनॉमी लगातार वीक होती चली गई। छठा रीजन, सोवियत देशों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज राइज इन द सोवियत नेशंस। इन सोवियत नेशंस ने, जब नेशनलिज्म की फीलिंग राइज हुई सोवियत नेशंस में, तो क्या देखने को मिला? इन नेशंस ने अलग होने की मांग करना शुरू कर दिया। सो ड्यू टू ऑल दीज रीजन, द सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेट इन 1991। और सोवियत यूनियन से अलग होने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? लिथुआनिया। लिथुआनिया के बाद बेलारूस,
रूस, यूक्रेन, और ये धीरे धीरे सारे देश अलग होते गए और इस तरह 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, सोवियत यूनियन का फॉल डाउन हो गया। एक और बात आपको याद रखनी है, सोवियत यूनियन के फॉल डाउन होने के बाद पुनः एक संगठन बना जिसका नाम था CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट नेशन, जिसकी शुरुआत रूस के द्वारा की गई, जिसमें प्रोविजन था कि सभी देश ये साथ रहेंगे लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, सोवियत यूनियन की तरह सारे डिसीजन रसिया लेने का काम नहीं करेगा। और एक और बात, सोवियत यूनियन का सक्सेसर कौन बना? तो सोवियत यूनियन का सक्सेसर उत्तराधिकारी रूस को माना गया, और रूस का पहला राष्ट्रपति कौन बना? बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये टॉपिक दिमाग में रखिएगा, जिसे मैंने क्या नाम दिया? व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ? मैंने 6 रीजन बता दिए, आपको याद रखना है। इसके बाद अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, यानी कि वो देश जो 1991 से पहले किसके साथ थे? सोवियत यूनियन के साथ थे। किसके साथ थे? सोवियत यूनियन के साथ थे। अब वो देश अलग हो गए हैं। पहले ये लोग सोशलिज्म या कम्युनलिज्म की विचारधारा को फॉलो करते थे। सारे के सारे रिसोर्सेज पर किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था, पब्लिक कंट्रोल था। अब इन देशों ने अपनी व्यवस्था को बदला, अपने आप को कम्युनलिज्म से ये कैपिटलिज्म की तरफ लाना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने कम्युनलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ लेकर आए तो इन्हें बहुत सारी समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिन्हें शॉक थेरेपी को के नाम से जाना गया। अब सिंपल है, शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? तो आंसर है पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन कम्युनलिज्म टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, यानी कि पूर्व साम्यवादी व्यवस्था से नई पूंजीवादी व्यवस्था में जाना। और इस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था का जो संक्रमण का दौर था, जहां सोवियत संघ के देशों को उनकी इकोनॉमी का फॉल डाउन, उनकी समस्याएं देखने को मिली, इस पूरे मॉडल को क्या नाम दिया गया? शॉक थेरेपी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। शॉक थेरेपी मींस द प्रोसेस ऑफ पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन कम्युनलिज्म टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, यानी कि आप कम्युनलिज्म से डेमोक्रेटिक में जो जाने का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को किस नाम से जाना गया? उसी प्रोसेस को शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया, उसे शॉक थेरेपी कहा गया। याद रहेगा? अब ध्यान से सुनो। अब शॉक थेरेपी के फीचर क्या थे? तो सबसे पहला, शॉक थेरेपी के बाद क्या हुआ? सभी प्रकार के संसाधनों पर सरकार के कंट्रोल को हटाकर रिसोर्सेज को प्राइवेट कर दिया गया था। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्राइवेट कर दिया गया था। जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी, उसको ओपन इकोनॉमी कर दी गई। और एग्रीकल्चर पर जो पहले पब्लिक कंट्रोल हुआ करता था, गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था, उसको प्राइवेट कंट्रोल दे दिया गया। इसी बदलाव को, इसी पेनफुल ट्रांजिशन को शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। और शॉक थेरेपी के समय इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री की जो हेल्प की, वो किसने की? तो आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक के द्वारा हेल्प की गई। इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री की हेल्प किसने? आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनकी मदद की गई। ये जरूर दिमाग में रखिएगा, किसके द्वारा मदद की गई यहां पे। अब बात आती है, अगला टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। आखिर ये शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साम्यवाद से पूंजीवाद में जो ट्रांजिशन हुआ, कम्युनलिज्म से जो कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन हुआ, क्या ये पोस्ट सोवियत कंट्रीज के लिए सही था? तो देखो, अभी आपको कॉन्सिक्वेंसेस से पता लगेगा ये सही था क्या नहीं था। आखिर व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी? तो आंसर है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी वॉज वेरी पेनफुल फॉर द पोस्ट सोवियत कंट्रीज। पोस्ट सोवियत कंट्रीज के लिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, इट वॉज वेरी पेनफुल। जो परिणाम थे बहुत ज्यादा खराब थे। क्यों भाई? सबसे पहला रीजन क्या आपका था? द इकोनॉमी ऑफ पोस्ट सोवियत कंट्रीज वॉज कोलैप्स। जो सोवियत संघ की देशों की जो इकोनॉमी थी ना, वो खत्म हो गई, बिल्कुल अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। पहली चीज देखने को मिली। दूसरी चीज क्या देखने को मिली? कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनको बहुत ज्यादा लो प्राइस पर बेच दिया गया। और जो बहुत ज्यादा लो प्राइस पर बेचा गया, इसको क्या बोला गया? इसको नाम दिया गया गैराज सेल। क्या बोला गया? गैराज सेल इसको कहा गया। इसके अलावा रसिया की जो करेंसी थी, रूबल, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी, बहुत वैल्यू कमजोर हो गई थी। इसके अलावा थाउजेंड ऑफ बैंक वॉज बैंक करप्ट। हजारों की संख्या में बड़े बड़े बैंक करप्ट हो गए, दिवालिया हो गए।
लोगों की इनकम खत्म हो गई, लोगों की जो सेविंग थी वो बैंक दिवालिया होने की वजह से चली गई। इसके अलावा बड़े लेवल पर ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिली, जो गुड्स के प्राइस थे वो बहुत महंगे हो गए, जिसकी वजह से लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। इस तरह से बड़े लेवल पर शॉक थेरेपी के नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला शॉक थेरेपी का। इसी वजह से कहा गया कि जो साम्यवाद से पूंजीवाद में जो संक्रमण था, जो अथॉरिटेरियन कम्युनलिज्म से डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म में जाना था, ये पोस्ट सोवियत कंट्रीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेनफुल उसका इंपैक्ट देखने को मिला, बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। ये दिमाग में रखिएगा। क्या मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। दिमाग में रखिए अच्छे से इसके बारे में। अगले टॉपिक पाइए, टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। आसान सा टॉपिक है, याद रखना है। जब नई व्यवस्था आई, जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तो सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद जो देश थे सोवियत यूनियन से अलग अलग हुए थे 15 देश, इन देशों में बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिली, बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिला। जैसे रसिया का 2 प्रांत थे, चेचन्या और दागिस्तान। दागिस्तान और चेचन्या ने अलग होने की मांग की, तो रसिया ने यहां पर बॉम्बिंग की, जहां हजारों लोगों की जाने गई। इसके अलावा यूक्रेन, बेलारूस, इनमें अपने रूलर्स को हटाने के लिए आंदोलन देखने को मिले, जहां पर हजारों लोगों की जाने गई। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया को चेक और स्लोवाक के रूप में बांट लिया गया। इसके अलावा यूगोस्लाविया बहुत सारे देश, छोटे छोटे देशों में डिवाइड हो गया। एक देश था जिसका नाम था तजाकिस्तान, जहां लगातार 10 साल तक 1991 से लेकर 2001 के बीच में क्या देखने को मिला? कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, तनाव देखने को मिला, गृह युद्ध की सिचुएशन देखने को मिली। और मध्य एशिया के देश, जो सेंट्रल एशिया के देश थे, वो बाहरी पावर के लिए कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गए कि मध्य एशिया के देशों पर, संसाधनों पर कौन कब्जा करेगा। इस तरह से एक बड़ा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन सोवियत संघ के देशों में देखने को मिली, सोवियत कंट्रीज में देखने को मिली, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती चली गई, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना यहां पर पड़ा। याद रखिएगा। आगे ये, अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा और बचा है, इसको खत्म करते हैं। देखिए, आपको नोट्स आपके पास हैं, बस रिवाइज करना है और मुझे सुनना है। जो बच्चा दोबारा सुनेगा वो उसे अपने स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5 की स्पीड पर सुनिएगा, बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। मेरी भी कोशिश है कि मैं 22 तारीख तक एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूं। सो ध्यान से, पेशेंस के साथ चीजें सुनिए। इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। अब ध्यान से सुनो, जब 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया, तो हमारे रिलेशन इन कंट्रीज के साथ कैसे थे? पोस्ट कंट्रीज के। अब आपको पता है, रखना है, कोल्ड वॉर के साथ, हम कोल्ड वॉर के समय भारत तथा सोवियत यूनियन के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे थे। मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप थी हमारी, आर्थिक, राजनीतिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे थे। इसी वजह से कुछ लोगों ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि भारत कहने को बोलता है कि हम गुटनिरपेक्ष की आंदोलन का हिस्सा हैं, लेकिन भारत की नीतियों से ये लगता है कि भारत सोवियत संघ का हिस्सा बन चुका है। तो आपको सबसे पहला समझना है भारत और शीत युद्ध के समय सोवियत यूनियन के संबंध क्या थे। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तब हमारे रिलेशन कैसे रहे। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं 1991 के समय, अगर मैं बात करूं कब की, देखो जरा ध्यान से सुनना, देखो इधर 1945 से लेकर 1991 के बीच में भारत के रिलेशन मल्टी डायमेंशनल थे, बहुआयामी थे। कैसे? अगर मैं बात करूं सबसे पहले इकोनॉमिक रिलेशन, अगर मैं बात करूं दूसरा पॉलिटिकल रिलेशन, अगर मैं बात करूं मिलिट्री रिलेशन, अगर मैं बात करूं सोशल रिलेशन, 4 डायमेंशन पर रिलेशन थे। इसी वजह से क्या बोला गया? मल्टी डायमेंशनल रिलेशन थे। सबसे पहले इकोनॉमिक रिलेशन की बात करूं तो याद करिए, सोवियत संघ के द्वारा भारत को अपनी जो पब्लिक सेक्टर की कई सारी कंपनियां थी उनको शुरू करने में बड़ी मात्रा में सोवियत यूनियन ने हमें टेक्नोलॉजी दी, चाहे वो भिलाई, विशाखापट्टनम, बोकारो, ये दुर्गापुर, इनको शुरू करने में हमें मदद की। इसके अलावा जिस समय भारत विदेशी मुद्रा की कमी का सामना कर रहा था, सोवियत यूनियन पहला पावर बना जिसने भारत के रुपये को व्यापार में एक्सेप्ट किया कि हमें डॉलर नहीं चाहिए, हम भारत के उसके साथ व्यापार कर लेंगे। तभी ऐसा ही नहीं कहा जाता कि रसिया, सोवियत यूनियन हमारा नेचुरल फ्रेंड था, कुछ तो बात थी, ठीक है, हमें हर समय खड़ा रहता था। तो ये हमारे इकोनॉमिक रिलेशन थे, हमारी कंपनियों को सपोर्ट किया, हमें जब हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी तब हमें मदद की कि भाई आप अपने उसमें ट्रेड कर सकते हो। फिर पॉलिटिकल रिलेशन, याद करिए, कश्मीर का मुद्दा जब भी यूएन में उठा सोवियत यूनियन ने हमारे पक्ष में बात की।
हमारे पक्ष में कई बार वीटो किया। याद करिए, जब 1971 का वॉर हुआ, पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका का खुला समर्थन था। उसी साल हमारी प्रधानमंत्री ने 1971 में सोवियत यूनियन के साथ 20 साल की मित्रता संधि की, और साथ ही भारत भी सोवियत यूनियन की विदेश नीति का समर्थक रहा। तो हमारे पॉलिटिकल रिलेशन बहुत अच्छे थे। मिलिट्री रिलेशन याद करिए, कोल्ड वॉर के टाइम पर कोई भी कंट्री या सिंगल कंट्री डोंट वांट टू गिव द मिलिट्री टेक्नोलॉजी टू द इंडिया। भारत को कोई भी देश अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता था, अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं देना चाहता था। उस समय भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई। 80% से ज्यादा उस समय के वेपन्स हमारे मेड इन सोवियत यूनियन थे, रसिया थे। दोनों ने मिलकर कई सारे वेपन्स को डेवलप किया और हमारी मिलिट्री सपोर्ट हर समय की। ये दिखाता है दोनों के मिलिट्री रिलेशन अच्छे थे। और लास्ट में सोशल रिलेशन, इंडिया की मूवीज, गाने, पोइट्स बहुत ज्यादा फेमस थे सोवियत यूनियन के देशों में। अमिताभ बच्चन, राजकुमार जैसे, राजेश खन्ना, ये बहुत ज्यादा फेमस थे। इसी वजह से कहा गया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंड सोवियत यूनियन वाज एंजॉय अ वेरी पावरफुल, ग्रेट एंड डायमेंशनल रिलेशनशिप। इसी वजह से तो कुछ क्रिटिक्स ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया सोवियत यूनियन का खुलेआम समर्थक बन गया था। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है भाई जी, 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, सोवियत यूनियन के पतन के बाद, आखिर आफ्टर 1991 व्हाट क्या हुआ? 1991 के बाद दोनों देशों के रिलेशन कैसे देखने को मिले? तब फिर मैं आपको कह देता हूं कि 1991 के बाद भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे मिले। आफ्टर द 1991 इंडिया वाज अगेन मेंटेन देयर गुड रिलेशंस विद द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, स्पेशली रसिया। रसिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे। कैसे भाई, कैसे? तो देखो, पहला, इंडिया एंड रसिया बोथ सपोर्ट द आइडिया ऑफ मल्टी पावर वर्ल्ड, यानी कि रूस और भारत दोनों ही चाहते हैं कि विश्व की व्यवस्था बहुध्रुवीय हो। यहां पर एक पावर ना हो, बहुत सारी पावर मिलकर वर्ल्ड के अफेयर्स को मैनेज करने का काम करें। दूसरा, 2001 में इंडिया एंड रसिया साइन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए दोनों देशों ने। इसके अलावा क्या देखने को मिला? इसके अलावा इंडिया इज अ इंपोर्टेंट बायर ऑफ रशियन वेपन्स। रसिया के जो वेपन्स हैं उसका सबसे बड़ा बायर इंडिया है। इसके अलावा रसिया के लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट है और हमारे जो प्रोडक्ट है बड़ी मात्रा में वहां पर डिमांड में है। इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में हेल्प कर रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहा है। दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज के इशू पर इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को रसिया सपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि इंडिया और रसिया के रिलेशन बहुत हेल्दी है, बहुत पावरफुल है, जिसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि 1991 के बाद भी इंडिया और रसिया के रिलेशन बहुत ज्यादा हेल्दी रहे थे, बहुत ज्यादा बढ़िया रहे थे। ये बात आपको याद रख लिए, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी। अब देखिए, अब मैंने आपको लगभग पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अब कुछ क्वेश्चन भी है आपके सामने जो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, फिर बताइए, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करने वाले निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि सोवियत इकोनॉमी का कौन सा कथन गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है? ऑप्शन ए, समाजवाद प्रमुख विचारधारा थी। क्या सोवियत इकोनॉमी की समाजवाद विचारधारा थी? ऑप्शन बी, उत्पादन के कार्यों पर राज्य का नियंत्रण था, जितने भी रिसोर्सेज थे उन सब पर स्टेट का कंट्रोल था। लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम मिली हुई थी कि जितनी चाहे वो प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के हर पहलू की योजना और नियंत्रण राज्य का था, यानी कि हर पॉलिसी पर स्टेट का कंट्रोल था। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत था, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। जरा बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। मैं देख रहा हूं आप लोगों के आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? सी, लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्ति। जी नहीं, सोवियत प्रणाली में किसी प्रकार की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त नहीं थी। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब आप जितना चाहे उतने रिसोर्सेज रख सकते हो, नहीं। वहां पर स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी, स्टेट सबको डिसाइड। तो पहला, समाजवाद प्रमुख विचारधारा, ठीक है। उत्पाद के कार्यों पर सरकार का कंट्रोल था, यह भी ठीक है। अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर, एक पूरी इकोनॉमी पर स्टेट का कंट्रोल था, यह भी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रमांक के अनुसार लगाइए। आपको क्रम अनुसार लगाना है, बताना है आपको कौन सा कब आया। तो इस वाले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का सी,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आइए, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं। देखो, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, यानी कि अफगानिस्तान पर रूस ने कब आक्रमण किया? सोवियत यूनियन ने 1979 में। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? 1989 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। और रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ? 1917 में। अच्छा, रशियन रेवोल्यूशन का लीडर कौन था? लेनिन। ठीक है, कौन था? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इजी सा है, आप याद रख लेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूएसआर के विघटन का परिणाम नहीं था? यानी कि यूएसआर के विघटन के बाद इनमें से क्या नहीं हुआ? अमेरिका और यूएसआर के बीच वैचारिक युद्ध का अंत, जो उस समय चला आ रहा विचारधारा आइडियोलॉजी को लेकर वॉर था, वो खत्म हो गया, पहला। सीआईएस का जन्म हुआ, क्या सीआईएस का जन्म हुआ यहां पर? दूसरा। तीसरा, विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव देखने को मिला, विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव देखने को मिला। और चौथा, डी, मध्य पूर्व में संकट। बताइए जरा कौन सा नहीं हुआ, याद करके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बड़ा आसान सा है ये। देखो, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद अमेरिका और यूएसआर के बीच में जो विचारधारा को लेकर वॉर था वो खत्म हो गया। सीआईएस का जन्म हुआ, बिल्कुल सही बात है। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव हो गया, ये भी बात सही है। लेकिन मध्य पूर्व में संकट, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस, सॉरी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करना है किसके साथ? मैं बता ही देता हूं यहां पे। यूएसआर के उत्तराधिकारी, यूएसआर का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर है रसिया। ठीक है, उत्तराधिकारी रसिया था। सैन्य समझौता किसके साथ हुआ 1971 में? याद करिए, इंडिया के साथ। सुधारों की शुरुआत किसने की? तो आंसर है गोरबाचेव ने। किसने की? गोरबाचेव ने। और आर्थिक मॉडल कौन लेकर आया? शॉक थेरेपी क्या था? आर्थिक मॉडल था। शॉक थेरेपी क्या था? आर्थिक मॉडल। ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिज्म टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। तो ये था आपका चैप्टर। ये रिवीजन सीरीज है, थोड़ा मैं तेज चलाऊं। आज एक ही चैप्टर करेंगे, कल मैं आपको 2 चैप्टर लेकर आऊंगा। मेरी ऐसी आशा है कि आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों पर चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो ये उठने का टाइम है और अच्छे से 4 दिन अपने आप को देने का टाइम है। कल बहुत सारे बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, लेकिन 22 तारीख को इसका पेपर है। तो यू हैव टू गेट अप अगेन और अपने आप को, अपनी धड़कनों को फिर से आवाज दो कि चीजें बहुत अच्छे से करनी है। आई थिंक मेरी बातें आज आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन आंसर बहुत आसान वाले लेकर आया था मैं, क्योंकि मुझे चैप्टर मेनली समझाना था, मुझे चैप्टर आपका रिवाइज कराना था। तो चैप्टर आपका रिवाइज हो गया होगा। आज बताइएगा कि चीजें ऐसी तरह से कराऊं या फिर वही जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म होती थी अपनी वो लेकर आऊं। जैसा भी हो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे आपके बारे में पता लगे कि आप किस तरह का चीजें चाहते हैं। अगर चीजें ऐसे सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपकी पूरी तैयारी करा दूंगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और मिलूंगा कल आपके साथ फिर नई क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।